अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग प्योर मैथ्स 1 9709 पेपर 1 वेरिएंट 2 सॉल्व करेंगे, मई जून 2024। टाइम इज 1 hour 50 minutes और टोटल मार्क्स इज 75। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोविशन ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion of 1 minus 4x whole power 6 is 12 times the coefficient of x square in the expansion of 2 plus ax. So they have given us the relationship over here, coefficient of x square 12 times the coefficient of एक्स स्क्वायर ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन। तो भाई देखो, 1 - 4x की पावर 6 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो। बाइनोमियल के टर्म का फॉर्मूला होता है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1 हेयर, द वैल्यू ऑफ बी इज -4x, द वैल्यू ऑफ एन इज 6। सो 6CR ए की पावर 6 माइनस आर 4x की पावर आर हो जाएगी यहां पर। तो 6CR ऑब्वियसली वी डोंट नो आर वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता कोविशन ऑफ एक्स स्क्वायर किस में आएगा, बट वी कैन आइडेंटिफाई क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। वी कैन सी के यहां पर सेकंड टर्म में सिर्फ एक्स आ रहा है, तो हमें पता है अगर मैं यहां पर आर की वैल्यू 2 रखूंगा सो आई गेट एक्स स्क्वायर। मैंने यहां पर आर के लिए खुद से 2 रख दी। 62 1 की पावर 6 माइनस 2, इसमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 की पावर 2। सो 62 इज 15 इंटू -4 का स्क्वायर, इट इज 240। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 240 एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। सेम गोज फॉर नेक्स्ट टर्म विच इज 2 plus ax की पावर 5। So value of a is 2, the value of b is ax, the value of n is 5 here। 5CR फॉर्मूले में a की जगह 2, 5 minus r, b की वैल्यू ax की पावर r। सिंस वी हैव सिंगल टर्म, a की टर्म है जिसमें हमारे पास r आ रहा है, इस a की टर्म है जिसमें हमारे पास x आ रहा है, विच इज द सेकंड टर्म, सिर्फ इसमें ही r आ रहा है ना। So we can guess the value of r which is 2 here to get the x square वाली टर्म। दोनों की एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 5C2 so 5C2 is 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 5 minus 2 is 3 ना, तो 2 की पावर 3 which is 8, तो 80 हो जाएगा ये, 80 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस बाइनोमियल which is 240 is means equals to 12 times, 12 times mean multiply coefficient of this binomial x square वाली term which is 80 a square। So we're going to simplify it, 240 divided by 12 into 80, 1/4, a square value is 1/4। Since they have said that a is a positive constant, so I'll take the value of after taking square root, I'll get the answer plus minus 1/2। तो a की वैल्यू plus 1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू you're gonna get plus 1/2 here। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We got question number 2. It says the curve y equal to x square is transformed to the curve y equal to 4 into x minus 3 minus 8. Describe fully sequence of transformation that have been combined, making clear the order in which the transformation have been applied. देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास यहां पर x की जगह x minus 3 है, और they are subtracting 8 over here।
तो देखो बनाने का मकसद क्या है कि अगर फंक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो किसी वैल्यू की, फंक्शन में चेंज ऐसा है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो बेटा याद रखिएगा दैट इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशन। ये दोनों ट्रांसलेशन है। बट जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू 4 × x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 8 करते हैं, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। एंड दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो ये दो ट्रांसलेशन तो हमने पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल ट्रांसलेशन है। और फिर यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन जो है ना, ये दिस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेचिंग में होती है। और ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक्स से रिप्लेस हो रहा है। अब ये बड़ा सा केस है, थोड़ा सा आपने समझना है। स्ट्रेचिंग मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर है और ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग नहीं है। अगर ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटा ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो। अब सर यहां पर तो ऐसा फील हो रहा है कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है, कि यहां पर एक्स देखो, ये 4 लिखा हुआ और यहां पर x-3 है, तो ऐसा लग रहा है ये रिप्लेसमेंट हो रही है। तो अब यहां पर आपको डिसाइड करना है आइदर इट इज अ वर्टिकल या फिर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, ये डिसाइड करना है। अच्छा, उस पर जाने से पहले मैं आपका काम आसान कर देता हूं। देखो जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग आती है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, तो आपको पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी ये वर्टिकल ट्रांसलेशन हो जाए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो जाए, या पहले हॉरिजॉन्टल हो जाए फिर वर्टिकल हो जाए, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी या दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी वर्टिकल ट्रांसलेशन हो और वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो जाए, या हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो जाए, तब फर्क पड़ता है, तब ऑर्डर में फर्क पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई देखें, अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर गौर से देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा इनिशियल फंक्शन है। अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं 2x से, x रिप्लेस विथ 2x, तो देखो ये जाएगा y इक्वल टू 4x² एंड दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। और इसके बाद मैं x को रिप्लेस करता हूं x-3 से, तो बेटा ये कहलाता है x रिप्लेस विथ x-3, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। ठीक है ना। और अगर मैं फिर फंक्शन में सब्ट्रैक्ट कराता हूं 8 पूरे फंक्शन में, तो बेटा इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन।
तो एक ऑर्डर आप ये कर सकते हैं, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें बेटा ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है, तो इसमें बेटा आपने ये बताना है स्ट्रेच फैक्टर 1/2 है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में जो, जैसे आपने यहां पर एक्स रिप्लेस करा 2x है ना, तो स्ट्रेच फैक्टर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और आपके पास ये एक्स रिप्लेस एक्स -3 से, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, ये 3,0 हो जाएगी। आपने इसका मैट्रिक्स लिखना है, और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है, ये 0,-8 हो जाएगा। ये हमारे पास एक काम ये हो सकता है। लेकिन अब यहां पर आपने कुछ बातें समझनी है। नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन। एक तो बेटा मैंने आपको ये बताया ना, ये ऑर्डर, मैंने ऑर्डर आपको बता दिया यहां पर। मैं इसी सवाल को वापस से कर रहा हूं, बिकॉज इस सवाल में वी कैन हैव मोर ऑप्शंस, हम और ऑप्शंस कर सकते हैं। देखो मैं सवाल को वापस से कर रहा हूं। y = x² को ट्रांसफॉर्म करना है y = 4 × x - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बात तो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रांसलेशन तो समझ में आ गई होगी। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। सारा मसला जो है ना वो खराब जहां पर हुआ है वो इस 4 की वजह से हुआ है। दैट इज द मेन केस। अब ये 4 को मैंने यहां पर 2x कर दिया था, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो गई। और फिर मैंने इसे रिप्लेस कर दिया था x - 3 से, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो गई थी। अगर आप यूं कर लेते, अगर आप यूं कर लेते कि सर मुझे यहां पर ऑर्डर दरअसल बदलना है। ऑर्डर क्या बदलना है आपने? आपने पहले पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। यानी ये जो आपके पास x² है पूरा फंक्शन, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये भी स्ट्रेचिंग कहलाएगी, और ये कहलाएगी वर्टिकल स्ट्रेचिंग। और यहां पर स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? 1/4 होगा। तो आपके पास 4x² आ गया। सर हमें 4 × x - 3 का होल स्क्वायर चाहिए। तो आपने x की जगह रिप्लेस करा x - 3 का होल स्क्वायर। ये कहलाती है ट्रांसलेशन, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। और इसका मैट्रिक्स बन जाएगा 3,0। और फिर आपने फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करा दिया -3 -8। तो देखो आपके पास पूरे फंक्शन में आपने ये ट्रांसलेशन कहलाती है, और कहलाती है वर्टिकल ट्रांसलेशन। और ये जगह 0 - 8। तो एक ऑर्डर ये भी हो सकता है आपके पास कि आप ये इस ऑर्डर में काम कर लें, तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते थे। अच्छा, स्ट्रेचिंग जो वर्टिकल स्ट्रेचिंग होती है ना, और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन, देखो दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है ना तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर लेता पहले, जैसे मिसाल के तौर पर, अब देखो ये भी ऑप्शन हो सकता है। मैं इसलिए सारे ऑप्शंस करवा रहा हूं क्योंकि डिफरेंट बच्चे डिफरेंट ऑप्शन से कर रहे होते हैं, और बाद में फिर पूछते हैं, तो ये भी देख लो। y = x² है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने बोला भाई सबसे पहले y =
मैंने इसमें सबसे पहले, देखो मैं इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन कर लेता हूं, और वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, यानी 3,0 की एक्स को रिप्लेस कर देता हूं x-3 का होल स्क्वायर। फिर मैं यहां पर जो ट्रांसलेशन कर रहा हूं वो वर्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा हूं, और वो कर रहा हूं -2 की, 0 - 2 की। और फिर यहां पर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, और वो कर रहा हूं वर्टिकल स्ट्रेचिंग विद द स्ट्रेच फैक्टर 1/4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं पूरा फंक्शन। तो देखो बेटा, मेरा डिजायर्ड रिजल्ट वही निकल कर आ रहा है, 4 × x - c का होल स्क्वायर -8। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है हमारे पास। अच्छा देखो, ये तीनों सही ऑप्शंस हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। बस आपने क्या चीज का ध्यान रखना है, जब आप हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हो ना, तो आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, और जब आप वर्टिकल कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसमें बेटा पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब यहां पर ये केस बनता है कि सर, हमें कैसे पता चलेगा यहां पर एक्स को रिप्लेस करना है 2x से, और यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स, यहां पर ट्रांसलेशन -2 करनी है। तो बेटा इस वजह से यहां पर आप ये वाला केस भी कर सकते थे, जिसमें आपको ये ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, बट ये दो ऑप्शंस भी आपके पास हैं। तो तीन ऑप्शन से मैंने आपको दिखा दिया किस तरह आप ये पूरा डिजायर्ड रिजल्ट मालूम करके दिखा सकते हो। हाँ, यहां पर एक स्ट्रेच फैक्टर 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच फैक्टर 4 हो जाएगा। हाँ, यहां पर भी इस ऑप्शन में भी हमारे पास ये 1/4 है। वर्टिकल स्ट्रेच में जो चीज मल्टीप्लाई करवाते हो वही हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर बनता है, जो चीज मल्टीप्लाई करवा रहे हो वही हमारे पास स्ट्रेच फैक्टर बनता है। सिर्फ यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग करी थी, तो मैंने 1/2 कर दिया था स्ट्रेच फैक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शो दैट 7 tan θ अपॉन cos θ plus 12 equal to 0 can be expressed. So obviously we need to convert the whole expression into sine. तो यहां पर देखो, 7 tan θ अपॉन cos θ है, तो tan θ को अगर बेटा मैं cos में कन्वर्ट करता हूं, so you'll find ये 7 sin θ अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा। Let's take the LCM. cos स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाकर 0 हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे cos स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, उसकी जगह में 1 - sin स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 12 sin स्क्वायर -sin θ -12। तो देखो वही एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ रही है, जो उसने वहां पर प्रूफ करने के लिए बोल दी थी। Hence solve this equation. तो obviously I'm not going to solve this. I'm going to solve this 12 sin squared है, जो कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, -sin θ -12 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करके sin θ की वैल्यूज निकाल लें, वरना आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी मतलब इसकी वैल्यूज मालूम कर सकते, दिखा सकते हैं। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूं, 12 sin θ, 12 बटा दो 144, और 16 9 जा 16 sin θ प्लस 9 sin θ -12 इज इक्वल टू 0।
आपने 4 साइन थीटा कॉमन निकाला, तो 3 साइन थीटा -4, आपने 3 कॉमन निकाला, 3 साइन थीटा -4 = 0. You got the two brackets here. 3 sin theta -4 is equal to 0. 4 sin theta plus 3 is equal to 0. Sin theta की बेटा आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 4/3 और sin theta की वैल्यू -3/4. यहां से आंसर नहीं निकल कर आएगा बिकॉज दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो यहां पर तो आप नॉट पॉसिबल कर लें. साइन थीटा इज नेगेटिव और रेंज है बेटा हमारे पास 0 से लेकर 360 तक. तो वी गॉट साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमने डिसाइड कर लिया क्वाड्रेंट बस. एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा साइन इनवर्स 3/4 करके हम वैल्यू निकाल लेंगे. इट शुड बी इन डिग्री मॉड. 48.59. once you got the alpha value, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बेटा your theta is 180 plus the alpha value, that is 228.59, और 48.59 3 for the fourth quadrant, 360 minus 48.59 which is 311.41. तो इसको 1 डेसिमल बेस पे लिखेंगे. These are your two answers. ठीक है. Okay, in question number 4 it says f of x is under x minus 1 where x is greater than 1, and they have given a specific domain here. Find the expression of f inverse. So f of x की जगह आप y लिख दो, देन आप y को रिप्लेस करके x लिख दो, एंड x को रिप्लेस करके y लिख दो. Make y the subject, it become x plus 1, squaring both side, y आ गया. So this x plus 1 whole square is f inverse of x. ठीक है ना. अच्छा, now we have this question part B. इसकी डायग्राम बनेगी. The diagram shows the graph of 1/x² plus 1 x plus 2. रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसा ग्राफ दिया हुआ है. स्टेट द रेंज ऑफ g and explain why g inverse exists. कह रहे g की रेंज बता दें. ये g का ग्राफ है ना, इसकी रेंज बता दें. रेंज का मतलब होता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. देखो अगेन, या तो आपको हर रेसिप्रोकल ग्राफ याद हो किस तरह बनता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, तो आपको उसकी रेंज डिसाइड करने में आसानी होगी. वरना बड़ा आसान सा काम पता है क्या है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स. आपको दिख रहा है ये x की वैल्यू 0 से बढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. आप मुझे खुद बताओ, मैं x की वैल्यू यहां पर जितनी बढ़ा दूंगा या जितनी नेगेटिव में भी कर दूं, ये स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर, इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा. तो इसकी y की वैल्यू विल नेवर बी नेगेटिव. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. एंड विल दैट बी 0 एज वेल? नहीं, 0 भी नहीं होगी. रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये कभी एजिम, इसकी एक्स एक्सिस का एजिम्प्टोड है, ये कभी इसको टच भी नहीं करेगा. आप 0 बढ़ाते जाओ, वैल्यू अप्रोच कर रही होगी 0 को. अब वैल्यू 1000, 10,000, 50,000 रख दो, आपका आंसर 0 की तरफ नहीं जाएगा. y की वैल्यू अप्रोच कर रहा होगा, मतलब 0 नहीं होगा. तो आप y ग्रेटर देन 0 लिखोगे आप. फिर देखो, आपको ग्राफ खुद बता रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, 0 पर. आप 0 पुट कर दो यहां पर. इफ यू पुट x वैल्यू 0 ओवर हियर, तो y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास.
विच इज 1/2। तो जो रेंज होती है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के दरमियान की वैल्यूज होती हैं, और 1/2 तो आ रही एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम रेंज लिखेंगे कुछ यूं, y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन 0, ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो देखो ये जो रेंज डिसाइड करी है मैंने बगैर किसी ग्राफ की रट्टा लगाने से, बगैर कोई रट्टा लगाने से काम कर रहा हूं मैं। ग्राफ खुद गाइड कर रहा है कि देखो ये बढ़ाते जाओ एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, वाई की वैल्यू 0 का अप्रोच नहीं कर रही, और वो मैंने बढ़ा के चेक भी कर ली। नीचे जितनी बड़ी वैल्यू कर लो तो वाई की वैल्यू आपके पास 0 को अप्रोच कर रही है, लेकिन वहीं तो वहां 0 होगी नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ रही है। तो वाई की वैल्यू यानी रेंज हमारे पास 0 से लेकर 1/2 तक हो जाएगा। और फिर कह रहा है भाई एक्सप्लेन वेदर जी इनवर्स एग्जिस्ट, कह रहा क्या जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बेटा पहली बात तो ये फंक्शन है, और क्योंकि ये अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो ना तो देखो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दो या दो से ज्यादा में इंटरसेक्ट करे ना तो बेटा ये हो जाता है मैनी टू वन फंक्शन। तो आप इसका रीजन दोगे जी इनवर्स does not exist because it is many to one function। ये हमारे पास क्या है, many to one function। many to one function का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। द फंक्शन h इज डिफाइंड बाय h ऑफ x, वही फंक्शन है, इसको h ऑफ x कह दिया, x इज ग्रेटर देन 0। यानी अब ये बात कर रहे हैं x इज, यही ग्राफ है, देखो यही ग्राफ है, इसके राइट साइड की बात कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 की ग्राफ कर रहा है, यानी वो इस पोर्शन में इंटरेस्टेड है अगले पार्ट में। अच्छा, नाउ वी हैव दिस h of fx is equal to f of 25/16। we have to solve that equation then। h of fx क्या है, देखो ये h वाला फंक्शन है ना 1/x² + 2, इसमें fx वाला फंक्शन इनपुट दे देना है मुझे, fx इंटू x माइनस 1। ये फंक्शन इनपुट दे दो, ये h ऑफ fx आ गया, ठीक है ना। और f ऑफ 25/16 क्या है, कि ये f ऑफ x वाला फंक्शन है x माइनस 1, इसमें x है 25/16 लिख दो, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 माइनस 1, 1/4 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। अच्छा इफ यू वांट यहां पर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो विच इज फार बेटर, तो ये √x² x हो जाएगा, 2√x +1 +2, तो ये जाएगा 1/, दोनों को आपस में इक्वेट करना है एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इट विल बिकम x 2√x 3 - 4 - 1। अगर आप देखो तो ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो आप t इक्वल टू √x कह दो एंड t² इज गोइंग टू बी x। जो हाफ पावर वाली टर्म होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं, तो इट विल बिकम t - t² - 2t - 1। कोई सा भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, और यहां से बेटा आप t की वैल्यू मालूम कर लो, सिमिलर टर्म ब्रेक नहीं हो रही, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b² - 4ac
-2 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2 है. So you got the value of t, which is plus minus 2, 2 plus minus 8. 8 का स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास हो जाएगा 2√2. जस्ट राइट एट 2√2 हियर अपॉन 2. अच्छा, मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. आई गेट 1 प्लस माइनस √2. ये मेरे पास t की वैल्यू है, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ x है. तो t बराबर है x के. ठीक है, मैंने t की जगह 1 प्लस √2 लिख दिया. दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट x, बट आई नीड द वैल्यू ऑफ x. और वो देखो ये बोल रहा है इस फॉर्म में चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2√2 प्लस 2. अच्छा देखो, अगर मैं एक साथ दोनों वैल्यूज लिख दूं, टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगी. तो इससे में फर्क क्या पड़ेगा कि ये 1 + 2 3 प्लस माइनस 2√2 आंसर हो जाएगा बस डायरेक्ट. दोनों आंसर आ गए. अगर मैं माइनस के साथ भी करूंगा तो यही आंसर आएगा हमारे पास. तो एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ आ गया. लेकिन देखो, बात दरअसल ये है कि x के लिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन हुआ हुआ यहां पर. तो देखो बेटा, आपके पास यहां पर x की वैल्यू सिर्फ 3 प्लस 2√2 ही ली जाएगी. और 3 माइनस √2 वो भी हमारे पास क्या आ रही है, दोनों वैल्यूज आ रही है हमारे पास 3 प्लस √2. तो आपने सिर्फ यहां पर दोनों आंसर निकालें, और ये जो आंसर आ रहा है, देखो यहां पर एच ऑफ एफ एक्स था ना, एच ऑफ एफ एक्स की डोमेन वही होगी जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है, बराबर होगी. तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1. तो देखो इसकी डोमेन होगी एक्स इज ग्रेटर देन 1. इस वजह से देखो एक्स का आंसर होगा 3 प्लस 2√2. ये इसका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. Now in question number 5, it says the first and the second terms of an AP are tan theta, sin theta respectively. Given that theta is pi by 4, find the exact sum of the first 20 terms of the expression. देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की tan थीटा और sin थीटा है. अगर आप थीटा की जगह पाई बाय 4 रख दो तो tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, और sin पाई बाय 4 1/√2 हो जाएगा. पाई बाय 4 मीन्स 45. अब यहां से अगर मैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर मुझे सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d. a की वैल्यू तो 1 है, n 40 है, d निकालना है. सो d विल बी 1/√2 - 1. अब देखो, उसने बोला हुआ एग्जैक्ट सम चाहिए. एग्जैक्ट सम से मिला दे, अगर आप 1/√2 को देखो ना, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट का मतलब होता है नॉन डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए.
तो काम थोड़ा सा यहां पर यू कैन से के डेसिमल में आने लग जाएगा। तो या तो आप 1/√2 - 1 रख दो, या इससे एक और बेटा ऑप्शन है कि आप एन की जगह पर 40 रखा, 40/2 आप पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही कन्वर्ट सॉल्व कर दो। ए की जगह tan थीटा, एन की जगह 40, 40 - 1 ये 30 हो गया, और डी रख दो sin थीटा माइनस tan थीटा। तो यहां पर देखो डी क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस tan थीटा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये जगह 20। अब यहां पर tan थीटा की जगह अगर हम रखते हैं 1, तो sin थीटा माइनस tan थीटा, ज्यादा कोई फायदा वैसे हो नहीं रहा, तो इसको आप 1/√2 - 1 ही कर दें, ज्यादा ही बेहतर होगा, मुझे लगा कोई फायदा हो जाएगा। ये जगह 1 - √2/2 √2, और यहां पर अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन हम करें, उसने कोई एग्जैक्ट बोला होता नहीं किसी फॉर्म में जवाब देने को, और यहां पर अगर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, ये हो जाएगा 40, 20 × 39, 780, √2 हो गया, ये जगह 40 √2, 780 मल्टीप्लाई बाय 1, 780, 780 मल्टीप्लाई बाय √2, एड्रेस कॉपी। तो 40 - 780, 740, 780 - 740 √2 अपॉन √2, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो आपने एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है ना, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यही रहने देंगे। हाँ ये जरूर आप एक दफा कैलकुलेटर से चेक कर लें, क्या पता कैलकुलेटर आपको खुद ब खुद ये सर्ट्स वाले क्वेश्चन जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर निकाल के दे दे, तो उससे कुछ स्टेप बच सकते हैं, बाकी आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। The first and the second term of the GP are tan theta and sin theta respectively, where theta is between 0 and pi/2. Find the sum to infinity of the progression in the terms of theta. देखो sum to infinity निकालना है। The formula for sum to infinity is a upon 1 minus r. A value is tan theta. R value क्या हो जाएगी? The value of r is sin theta divided by tan theta. Next term, this was the first term ना GP की, तो अगर आपने सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, r साइन ओवर कॉस कर दिया इसको हमने, तो देखो बेटा ये r जो जाएगा ना 1/cos हो जाएगा, ये सिर्फ कॉस हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 1/cos का रेसिप्रोकल, यू गेट द वैल्यू ऑफ r। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1/cos बचा, रेसिप्रोकल के हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा ही बच जाएगा। अच्छा r आ गया, सम टू इन्फिनिटी a की वैल्यू tan थीटा 1 - cos थीटा। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा आप मजीद सॉल्व करें 2 मार्क्स के लिए, यहां तक भी रहने दे काफी है, वरना अगर इसी को सॉल्व करना है तो साइन ओवर कॉस कन्वर्ट करे, tan थीटा को सिंप्लीफाई करे, बट आई थिंक दिस इज इनफ, तो ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है आगे। Given that theta is pi/4, find the sum of the first 10 terms of the progression. Give your answer correct to this figure. देखो इसी का पार्ट 2 है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर आपने
सम टू 10 टर्म्स निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और थीटा के लिए पाई/3 है। सो या तो अगेन यहां पर वापस से आप उसमें पुट करें, साइन थीटा टेन थीटा की फॉर्म में पुट करें वैल्यूज। लेकिन देखो अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म टेन थीटा और साइन थीटा यहां पर दी हुई है, थीटा की पाई/4 पुट करो, 10 पाई/3, ये आपके पास हो जाएगा बेटा √3, और साइन पाई/3 बेटा आपके पास हो जाएगा ये √3/2। अब यहां पर एग्जैक्ट तो नहीं बोला हुआ 3 sin फिगर में यहां से देना है, तो आपने बस ये सम टिल 20 फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, n की जगह 10, a की जगह √3 रख दिया, r की जगह बेटा नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म कर लें। r जब आप निकालोगे तो √3/2 डिवाइड बाय √3 कर रहा आपने, √3 से √3 कैंसिल, r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। पावर n इज 10 अपॉन 1 - r। अब इस पूरे को कैलकुलेटर में रख दें, 3 sin फिगर में वहां से देना है, तो √3 1 - 0.5 पावर 10, 1 - 0.5 3.460 3 sin फिगर में बेटा आपने आंसर देना था, खास तौर पे उसने बोला हुआ था तो हमने उसी फॉर्म में आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, it says the curve with the equation y is equal to 2x minus x 8x की पावर 1/2 has a minimum point a at a and intersect the positive x axis at b. Find the coordinates of a and b. तो देखो यहां पर मिनिमम पॉइंट की बात कर रहा है। पहले तो मिनिमम पॉइंट कब आएगा, जब आप dy/dx निकालोगे, विच इज 2x relative 2, 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय पावर 1/2, पावर को कोफिशिएंट में लेकर आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, 1/2 - 1 इज -1/2। और फिर इसको आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 रख दिया। मिनिमम पॉइंट के लिए dy/dx क्या होगा, 0 होगा। सिंप्लीफाई कर लें, 4/x हो जाएगा इज इक्वल टू 2, 4/2 इक्वल टू x हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है भाई। अच्छा, ये 1/2 था, 1/2, 1/2, x की पावर 1/2 के लिए 2 आ गई, x स्क्वायरिंग बोथ साइड, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहां पर जब x की वैल्यू 4 आ गई, तो बेटा क्योंकि मुझे पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 8x की पावर 1/2। आपने x की जगह 4, यहां से बेटा you'll get the value of y -8। तो ये तो अभी एक कोऑर्डिनेट आया है 4, -8। अब क्योंकि वो बी पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, y तो 0 होगा, y इज इक्वल टू 2x -8x की पावर 1/2। तो y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखो यहां पर वैसे तो आपने 8x की पावर 1/2 कर दिया, 2x 8 डिवाइड बाई 2 x की पावर 1, ये 1 - 1/2, 1/2 जगह बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर। x की वैल्यू 16 बेटा मैं कर्व की इक्वेशन में वापस से पुट कर देता हूं,
तो y भी तो निकालना है मैं। तो देखो यहां से y तो 0 आएगा, वैसे तो हमें पता होना चाहिए था y 0 आने वाला है, क्योंकि ये बात हमने पहले डिसाइड कर ली थी। टाइम वेस्ट नहीं करना था, y गया 0 ही रखना था हमारे पास। ठीक है। देखो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग द डायग्राम शोज अ कर्व विद द इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 8x की पावर 1/2 एंड द लाइन AB इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x minus 32.3. Find the area of the shaded region between the curve and the line. कर्व और लाइन के दरमियान एरिया निकालना है आपने। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप इस बात को ऑब्जर्व करो कि यहां पर आपके पास ये जो शेप बनी हुई है ये हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस बनी हुई है। अगर ये अबव एक्सिस बनती तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे, कंसेप्ट तो ये कहता है। क्योंकि हम जो एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं इंटीग्रेशन कर कर, वो अबव एक्स एक्सिस निकालते हैं, बिलो एक्स एक्सिस नहीं निकालते हैं। तो अगर आप यहां पर लाइन माइनस कर्व करके यहां से निकालते हो कि लाइन के एरिया में से कर्व का एरिया माइनस कर दें, तो हमें यहां पर ये काम नहीं करना। हमें तो यहां पर ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन बनी है, ये जो कर्व बना है, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर बनेगी। मतलब ये जो कर्व हमारे पास बना है यहां पर, इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। और ये सम सॉर्ट हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये एरिया ऑफ द शेड रीजन यहां पर ये आ रहा है। तो डायग्राम मेरी थोड़ी सी, तो यहां पर अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेट करोगे कर्व माइनस लाइन की इक्वेशन। वरना फिर आपको लाइन का एरिया, ये भी कर सकते हो, अगर आप लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहे तो आप इसके अंदर जो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो माइनस करा देना। लेकिन दोनों सूरत हाल में आप एक बात नोट डाउन करो। मैं जरा थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूं। आपको ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट तो चाहिए होंगे ना भाई। तो बी का तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये भी चाहिए, वाई तो जीरो लेकिन एक्स तो चाहिए। अच्छा, ये दोनों एक पॉइंट जो हमें ए और बी पॉइंट है यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास यहां पर इनके पॉइंट इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। और फिर ये आप देखोगे कि पहले पार्ट में इसने यही क्वेश्चन आपके सामने दी हुई है और इन्हीं के पॉइंट इंटरसेक्शन इसने निकलवाया मैं आपसे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बताया हुआ था ना, वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास 4,-8 है। इस कर्व के बारे में बात कर रहा था वो। तो भाई ये यही तो कर्व है, 2x-8x की पावर 1/2। तो इधर अगर मैं बात करूं ए पॉइंट की, तो ये ए पॉइंट है हमारे पास 4,-8 और ये है 16,0। तो अगर आप लिमिट पुट भी करोगे तो बेटा आप अपर लिमिट रखोगे 16 और यहां पर रखोगे 4। और कर्व की इक्वेशन है 2x-8x की पावर 1/2 माइनस लाइन की इक्वेशन है 2x-32.3। अब इंटीग्रेट हम बाद में कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें।
2x माइनस 8x की पावर 1/2, ये माइनस 2x/3 हो जाएगा और ये प्लस 32/3 हो जाएगा। 2x माइनस 2/3 मतलब ये तो लाइक टर्म्स है, इनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो 4/3x एड 1 दी पावर डिवाइडेड बाय दी पावर, एड 1 दी पावर डिवाइडेड बाय दी पावर, 32/3x प्लस c हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएंगी 16/4। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये 4x² नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट 16 and 4। मैंने ज्यादा जगह ले ली है तो 4 इंटू, बस मैं आपको यहां पर सिर्फ पुट करके दिखा रहा हूं। ऑब्वियसली सी कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा। लेट्स जस्ट फाइंड आउट द एरिया। यहां पर पूरा एरिया आप बस कैलकुलेटर में रख दो। अब ये देखो आंसर आ रहा है 0 - 0.3 - 32/3, या आ रहा है -32/3। तो देखो वही वाली बात कि हमने यहां पर रिफ्लेक्शन करी थी, तो देखो ये इस वजह से नेगेटिव में आंसर आ रहा है, और हमारे पास एक्चुअल एरिया होगा 32 स्क्वायर यूनिट। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेगेटिव में नहीं आ सकता, एरिया विल बी इन पॉजिटिव। हाँ दिस वन वॉज 6, 4x² अपॉन, इसका इंटीग्रल था ये 6 हो जाता था, 6 था यहाँ पर, एट दी एंड 32/3 आंसर आ जाएगा। Next we have is question number 7. The equation of the circle x minus 6 whole square plus y minus y plus a whole square equals to 18. The line with the equation y is equals to 2a minus x is tangent to the circle. Find the two possible values of the constant a. Constant a. तो देखो ये line is tangent to the circle. तो लाइन टेंजेंट जब होती है ना तो बेटा आपके पास x माइनस 6 का होल स्क्वायर पहले आप साइमल्टेनियस सॉल्व करते हो, तो मैंने यहां से y को यहां पर पिक कर दिया, पुट कर दिया, ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3a माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। व्हेन यू ओपन अप दिस ब्रैकेट a स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट ओपन कर लिए मैंने, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई देम, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, then we have x वाली टर्म minus 6ax minus 12ax
Then we have 9a square constant term, and 36 minus 18 is going to be 18, the constant term here. So you got all the constant terms here. अब यहां पर बेटा मुझे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि वो टेंजेंट है. पहले जरा इसको जरा और मजीद सिंप्लीफाई कर लूं मैं. यहां से मैं आई एम टेकिंग -6 से कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 एन एक्स एज वेल. देखो 1 प्लस आई एम जस्ट टेकिंग -6 कॉमन, तो ये देगा a -2 इंटू एक्स प्लस 9a स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को वी आर गोइंग टू पुट इट इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट देगा b स्क्वायर a c 36 हो गया, a स्क्वायर -4a प्लस 4 हो गया, 4 2 8 हो गया. This will become 36a squared, 36 into 4, 144a हो गया, 144, 8 मिला 9, 72a स्क्वायर हो गया, और 8 मिला 18, 144. तो प्लस 144 माइनस 144 कैंसिल, -36a स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन -144a. टेक a कॉमन एंड 36 एज वेल, माइनस a 36 आ रहा है. So either 36a is equal to 0 or -a -4 equal to 0. You'll get the value of a equal to 0 here. And from here, get the value of a equals to -4. This was plus here. Get the value of a is equals to 4 here. इन दोनों a की वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल है. Then it says for the greater value of a, find the equation of the diameter which is perpendicular to the given tangent. Sure. अब देखो, अगर a के लिए 4 ले लेते हैं तो x -6 एंड y -4, y +4, ये 18 हो गया, और y को 2a -x हो गया. ये लाइन की इक्वेशन 2a -x, तो a की जगह 4 पुट कर दिया. दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज दी सर्कल इक्वेशन. इधर से बेटा सेंटर आपके पास आ रहा है, दैट इज 6 एंड -4. और ये ऑब्वियसली डायमीटर का भी पॉइंट होगा. अब डायमीटर का ग्रेडियंट क्या होगा? डायमीटर का एक पॉइंट मुझे पता है 6 -4, और ग्रेडियंट हो जाएगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट हो जाएगा -1, तो डायमीटर का हो जाएगा 1, नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो y -y1 m x -x1 x -y -10 इक्वल टू 0. ये डायमीटर की इक्वेशन आ गई.
Then in question number 8, the diagram shows a symmetrical plate ABCDEF. The line ABCD is a straight line and the length BC is 2 centimeter. Each of the two sectors ABF and BCE is of radius R. इस सेक्टर इनके रेडियस R है. An angle is mentioned over here, pi by 3 in radians. It is given that R is 0.4. So the length of EF is 2.4. कह रहा है ये EF की लेंथ निकाल के दिखा दें. It should be 2.4. अब देखो यहां पर आपके पास यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ हियर 2.4 और यहां पर कोई पैरामीटर नहीं गिवन और यहां पर कोई एरिया गिवन नहीं है. तो ऑब्वियसली यू विल सर्च फॉर सम मोर सॉल्यूशंस यहां पर. और वो क्या हो सकते हैं? देखो यहां पर इफ यू कैन सी ये आपके पास रेडियस दिया हुआ था और ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं कि यू विल फाइंड आउट एक राइट एंगल ट्राइंगल. यहां पर एक वर्टिकल ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूं मैं. ये बन जाएगा 90 डिग्री एंड दिस विल बी अ 90 डिग्री एंगल जिसमें आपको रेडियस पता है विच इज 0.4 विच इज द हाइपोटेन्यूज हियर. एंड इफ आई गेट द आंसर ऑफ दिस वन, इस लाइन का बस मैं आंसर निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा. और वो लाइन है ये. बट थिंग इज कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे एंगल चाहिए होगा. दिस वन इज पाई बाय 3. तो 90 में से यानी पाई बाय 2 में से 90 में से पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री माइनस करोगे यू विल गेट पाई बाय 6. तो देखो यहां पर मैंने साइन पाई बाय 6 अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज 0.4. पाई बाय 6 वाज साइन 30. साइन 30 होता है 1/2. तो देखो x की वैल्यू यहां से आ रही है 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद. x इज 0.2, दिस इज गोइंग टू बी 0.2 और देखो मिड लाइन हमारे पास कितनी है 2 है. सो यू कैन से कि EF की लेंथ is 0.2 plus 0.2 plus 2. 2.4 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है ना. वी हैव टू फाइंड द होल लेंथ, वी हैव टू एड देम बोथ. अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, गिव योर आंसर कैरेक्टराइजेशन फिगर. अब प्लेट का एरिया मालूम करना है. तो देखो यहां पर आपके पास दीज आर टू पैरेलल लाइंस, इनकी लेंथ मुझे पता है. तो इस प्लेट का ये एरिया मैं मालूम कर सकता हूं विच इज अ ट्रेपीजियम. तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 plus 2.4. बस इसकी हाइट नहीं पता मुझे. तो देखो मैं अगेन साइन थीटा कॉस थीटा यूज करूंगा. एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. तो कॉस पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 अंडर 3/5 आ रही है. दिस वाज द हाइट अंडर 3/5. ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल कर आ जाएगा. एरिया ऑफ सेक्टर R²
थीटा बाई 2, तो रेडियस दैट वी ऑलरेडी नो कि 0.4 है, थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास आएगी पाई बाय 3, सेक्टर का एंगल है पाई बाय 3, सेक्टर का एंगल पाई बाय 3, और इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि हमारे पास तरह के दो सेक्टर्स हैं। एट दी एंड दोनों कहां से निकालूंगा, एरिया निकल कर आ जाएगा द आंसर इज 0.9296, करेक्ट टू 3 sin फिगर 0.930 बन जाएगा। अच्छा 3 के बाद 0 लिखना जरूरी है, 3 sin फिगर बोला है ना, तो आपने राउंडिंग ऑफ करके इसको दिखाना है। आपने रेडियस निकालना है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है विच इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर पाई बाय 3 हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है, और यहां पर है आर इक्वल, ये भी आर पाई बाय 3 हो जाएगा। अब थिंग इसकी ईएफ की लेंथ अभी क्या है, क्योंकि पहले तो आर की वैल्यू 0.4 थी तो हमने ईएफ निकाल लिया था। तो देखो यहां पर हमने अगेन वापस से ट्राइंगल बनाया यहां पर, दिस वन इज 2, और ये जो लेंथ है ना सिर्फ दिस लेंथ ओवर हियर, क्योंकि यहां पर एंगल पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 है, तो ये तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6 अपोजिट, इसको मैं एक्स कह देता हूं, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस आर, आर साइन पाई बाय 6, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये भी एक्स है आपके पास, दोनों सेम ही होंगे। तो अगर मैं पैरामीटर को कंबाइन करूं, तो पैरामीटर में देखो ये टू लेंथ, then we have these two radius 2r, then we have this arc length r pi by 3 और r pi by 3, दोनों आर्क लेंथ आ गई। then we have this x value which is r pi by 6 दो दफा, 2 times r sin pi by 6 plus 2 लेंथ प्लस ये 2 लेंथ, तो देखो बेटा ये 2 प्लस 2 4 हो गया, 2r आ गया, r pi by 3 प्लस r pi by 3, ये 2r pi by 3 and this one is 2r sin pi by 6, साइन पाई बाय 6 साइन 30 बेसिकली विच इज 1/2, तो अगर मैं इसको 1/2 भी लिख देता हूं दैट्स टोटली फाइन, पैरामीटर की जगह 6 लिख रहा हूं, तो यार हो जाएगा। तो यहां से 6 - 4 ये 2 हो गया, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर इक्वेशन आ गई। इसमें से अगर मैं आर कॉमन निकाल लूं तो बिकम 2/3 प्लस 2 pi/3, तो ये आपके पास आएगा 3 प्लस 2, तो आर वैल्यू 0.3925, 0.393 इज द वैल्यू ऑफ आर, द पैरामीटर हमारे पास 6 है। तो
Then he says the function f is defined as f dash x is 6 into 2x minus c whole square minus 6x. Determine the set of values of x for which f is increasing decreasing. तो देखो f डिक्रीजिंग कब होगा, जब f dash x लेस देन 0 होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। तो 6 इंटू 2x माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 6x इज लेस देन 0। इसका ब्रैकेट ओपन कर लो तो 4a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 72 माइनस 6 इज माइनस 78x प्लस 54 लेस देन 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है हमारे पास। अब इसको या तो आप कॉमन निकाल लें, यहां से 6 कॉमन निकालें, तो 6 राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। फॉर अ टाइम बिंग इसको आप इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू मालूम करो। और यहां से बेटा आपके पास x की वैल्यू आएगी, यानी आप अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें बाय यूजिंग मिलर टर्म ब्रेकिंग, यानी अगर मैं इसकी मिलर टर्म ब्रेकिंग कर भी लेता हूं तो यही ब्रेक होगी -4x, वन और 9/4 आ जाएगी। अब देखो आपके पास लेस देन 0 वाला ग्राफ कहां पर है, लेस देन 0 कब होता है, जब बिलो दी एक्स एक्सिस हो। तो दिस इज अ पोर्शन ऑफ लेस देन 0, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी x इज लेस देन 9/4 एंड ग्रेटर देन 1। ये वो x की वैल्यूज हैं, रेंज ऑफ x टू वैल्यूज, जहां पर हमारे पास ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। It says given that f of 1 is equal to -1, find f of x। ये बेसिकली आपको एक पॉइंट दे रहा है कि कर्व का एक पॉइंट है 1, -1, और आपसे बोल रहा है कि भाई ये फंक्शन निकाल के दिखा दो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन है विच इज 6 इंटू 2x माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 6x। तो अगर आपने कर्व की एफ ऑफ एक्स निकालना यानी कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ये एफ डैश एक्स था, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। लीनियर पावर फंक्शन है, तो बस यहां पर एड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द बेस, 2x माइनस सी का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा, जगह 6x² प्लस सी। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें सी चाहिए, तो इसने ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू -1 है, -4, ये जगह सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। वंस यू गॉट द सी वैल्यू, इसको यहां पर पुट करना है आपने। तो कर्व की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी 2x माइनस 3 का होल ब्रैकेट क्यूब -3x² प्लस 3। ठीक है ना। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 10 दे आर सेइंग द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल टू 5 - 2x की पावर 3/2 and +5 where x is less than 5/2। A point P is moving along the curve in such a way that y coordinate of the point
P is decreasing at 5 units per second. अब देखो ये जो लाइन दी हुई है ना, y coordinate of the point P is decreasing at 5 units per second. ये dy by dt दिया हुआ है 5 unit per second. dy by dt रेट दिया हुआ आपको y का कि y डिक्रीज कर रहा है, और क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए बेटा मैं यहां पर +5 नहीं -5 लिख दूंगा. ठीक है ना, एक बात आप ये देख लें. दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इंक्रीजिंग. कह रहे डी एक्स ओवर डी टी निकाल के दिखा दो जब y की वैल्यू 32 है. देखो y की वैल्यू 32 पर पहले जरा x भी मालूम कर लें क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आगे. y इक्वल टू 5 - 2 x की पावर 3/2 में 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इट बिकम 27. अब देखो ये इंडाइसिस यहाँ पर 2/3 पावर हो जाएगी, पावर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर. 27 की पावर 2/3 ये 9 हो गया. 5 - 9 -4, x की वैल्यू -2 आ गई. अब इसकी जरूरत पड़ती आ गई इसलिए मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहां पर अब हम लगाएंगे चेन रूल. dy by dt इज, क्योंकि यहां पर y सब्जेक्ट बना हुआ है, so I'm going to say dy by dt is equal to dy by dx into dx over dt. We need the value of dx over dt. हमें ये पता है -5 है. What is dy by dx? यानी इसका डेरिवेटिव. तो देखो डेरिवेटिव मैं यहीं पर दिखा देता हूं आपको कि y बराबर है 5 - 2 x की पावर 3/2 +5. पावर और कोफिशिएंट से मिलाएगा, पावर में सब कराया 3/2 -1 1/2. बेस रिलेटिव 0 -2, 5 का रिलेटिव 0 है, -2 एक्स रिलेटिव -2 और +5 5 का रिलेटिव 0 हो गया. तो देखो dy by dx मेरे पास कितना आ गया 3/2 5 - 2 की पावर 1/2 इंटू -2. तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आ गया 3 माइनस 5 - 2 की पावर 1/2 मतलब बाय dx ओवर dt. अब बस यहां पर आपने x की जगह -2 पुट करना है. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया. ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/9 इज द वैल्यू ऑफ dx ओवर dt, जो वो चाह रहा था हमसे. डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो 3 फिगर मार सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दें. B point A on the curve y equals to y coordinate has y coordinate 32. कर्व की इक्वेशन है y equals to 5 - 2x की पावर 3/2. y कोऑर्डिनेट 32 है और इस पर x की वैल्यू क्या आ रही थी -2. Point B on the curve is such that the gradient of the curve at B is -3. Find the equation of the perpendicular bisector of AB. Give your answer in the ax plus b plus c की फॉर्म. यहां पर स्पेसिफिक कर रहा है किस फॉर्म में हमने आंसर देना लाइन की क्वेश्चन का. देखो इसने, हमने अभी डेरिवेटिव निकाला, dy by dx ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग कर्व का, और वो ये है. तो हमें वहीं से हेल्प लेनी है, बार बार वर्किंग नहीं करनी. dy by dx बी पॉइंट पर क्या है -3 है. अच्छा ये पॉइंट है ए, इसको मैं
यहां से मैंने बी पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट पर ग्रेडियंट -3 है ना, तो 3 से माइनस कैंसिल, यहां पर 1 बच गया। टेक द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ए पॉइंट था -2, 32, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कर्व इक्वेशन में वापस पुट कर दो। यहां से वाई आ रहा है 6, तो ये बी पॉइंट और ए पॉइंट आ गया। अब यहां से बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी पॉइंट। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो। तो देखो, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुराद क्या है कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, और 32 + 6 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट आ रहा है 0,19। और बेटा अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -6 - 32 is 26, 26 - 26 divided by 4, this is going to be your gradient, तो -13/2 हो जाएगा ये। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या ग्रेडियंट हो जाएगा, 2/13, y - y1 m x - x1। अब जिस फॉर्म में उसने बोला उस फॉर्म में जवाब देना बहुत जरूरी है। 13 × 9, इट इज 247, 2x हो जाएगा। ये हमारे लाइन की क्वेश्चन निकल कर आ गई। So this one is a perpendicular bisektor equation, A, B, C and integers, obviously. So this one is a complete paper. चलो, ठीक है।